वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 30 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है नोलंब राजवंश के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। नोलंब पल्लवों के इतिहास के बारे में ये अभी हालिया शोध के दौरान प्राचीन शिलालेख हीरा पत्थर और शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों का पता चला है। ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में से ये जो पल्लव एक थे। उन्होंने 8वीं से 12वीं जो सदी तक पारंपरिक रूप से नोलंबाडी नामक एक क्षेत्र पर शासन किया था, इसलिए इसको नोलंब राजवंश नाम दिया गया है। इस एरिया इस दक्षिण पूर्व कर्नाटक और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। इन्होंने पहले पल्लवों और बादामी के चालुक्यों, गंग और राष्ट्रकूटों के बाद में ये कल्याणी के चालुक्यों के सामंत के रूप में भी शासन किया। इन्होंने सामान्यतः स्वयं को कई शिलालेखों में नोलंब पल्लव भी कहा है। पूर्व में इनकी राजधानी चित्रदुर्ग थी, जिसे बाद में इन्होंने आधुनिक आंध्र प्रदेश के हेमावती में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया था। हेमावती 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इनकी राजधानी रही। इनकी उत्पत्ति देखते हैं तो नोलंब राजवंश का संस्थापक मंगला नोमाबाथी राजा 735 से 785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। ध्यान रखना, नोलंब राजवंश का संस्थापक था मंगला नोमाबाथी राजा। ये शिलालेखीय साक्ष्यों से इससे पता चलता है कि ये राज्यपाल के रूप में तब अस्तित्व में आए जब पल्लव और चालुक्य की सर्वोच्च शक्तियाँ थी। मतलब पल्लव शासक मामल्ल नरसिम्हवर्मन प्रथम द्वारा बादामी पर कब्जा करने के साथ चालुक्यों ने बनास और बैदुम्बों पर का शासन वाले क्षेत्रों को पल्लवों को सौंप दिया था। इस प्रकार बनास और बैदुम्ब पल्लवों के सामंत बन गए। ये पल्लव सामंतों अर्थात बनास और बैदुम्बों की इन क्षेत्र से निकट के क्षेत्र पर शासन करते थे। कुछ समय बाद जो विक्रमादित्य प्रथम के शासन काल के दौरान चालुक्यों ने अपने खोए हुए जो क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया और इस प्रकार बनास और बैदुम्बों को पुनः चालुक्यों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बदलने पड़े। पल्लव प्रमुख जो बनास और बैदुम्ब के निकटवर्ती थे, उन्होंने चालुक्यों से हार गए तथा ये जल्द ही उनके संरक्षण में आ गए। ये पल्लव सरदार जल्द ही नोलंब के नाम से अस्तित्व में आ गए। इस तरह से ये अस्तित्व में आए। इनका पतन कैसे हुआ? तो नोलंब पर गंगा राजा मारसिम्हा ने कब्जा कर लिया था, जो नोलंब परिवार को नष्ट करने का दावा करता था। उसे नोलंबु कुलंताका की उपाधि भी उसने धारण करी थी, यानी नोलंबों को मारने वाला इसका मतलब होता है। इस राजवंश की महिमा का श्रेय 3 भव्य मंदिर परिसरों को भी दिया जाता है। वे हैं इसमें अरलागुप्पे में कलेश्वर मंदिर, नदी में भोगनंदीश्वर मंदिर और अबनी में रामलिंगेश्वर मंदिर। ये शैव धर्म को मतलब मानते थे और इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों में भगवान शिव को ही समर्पित है इनके द्वारा सारे मंदिर नोलंबो। हमारा अगला आर्टिकल है व्यापार में हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में निफ्टी 95 अंक बढ़कर 19,850 के स्तर पर प्रमुख बाधा को जो पार करते हुए इसके दैनिक चार्ट पर एक हैमर कैंडल स्टिक प्रतिरूप निर्मित हुआ है। तो देख लेते हैं ये हैमर कैंडल स्टिक क्या होता है। यह सबसे लोकप्रिय कैंडल स्टिक प्रतिरूपों में से एक है, जिसका उपयोग व्यापारी मूल्य परिवर्तन को देखते हुए समय परिणामों की संभावना का आकलन करने के लिए करते हैं। कैंडल स्टिक चार्टिंग में हैमर एक मूल्य प्रतिरूप है जो घटित होता है जब कोई प्रतिभूति जो सिक्योरिटी होती है वह अपने शुरुआती मूल्य में काफ़ी कम पर कारोबार करती है, लेकिन शुरुआती कीमतों के जब करीब बंद होने की अवधि के ये भीतर बढ़ जाती है। मतलब पहले जो कोई सिक्योरिटी होती है वो शुरुआत में बहुत कम पे शुरू होती है और उसका जब इनका बंद होने का टाइम होता है उस टाइम इसकी कीमत बढ़ जाती है।
तो इसको कैंडल स्टिक चार्टिंग कैंडल हैमर ही बोलते हैं। ये प्रतिरूप एक हथौड़े के आकार की कैंडल स्टिक बनाता है, जैसे निचली छाया वास्तविक आकार से कम दोगुनी होती है। कैंडल स्टिक का मुख्य भाग शुरुआती और समापन कीमतों के बीच अंतर को दर्शाता है, जबकि छाया अवधि के उच्च और निम्न कीमतों को दर्शाती है। हैमर कैंडल स्टिक तब होता है जब विक्रेता कीमत में गिरावट के दौरान बाजार में प्रवेश करते हैं। जब बाजार बंद होता है तब खरीदार बिक्री के बाद को झेल लेते हैं और बाजार मूल्य को शुरुआती मूल्य के निकट ले जाते हैं। इस समापन की मूल्य शुरुआती कीमतों से ऊपर या नीचे हो सकता है। हालांकि कैंडल स्टिक का वास्तविक आकार छोटा रखने के लिए समापन मूल्य और शुरुआती कीमतों के निकट ही होना चाहिए। इसमें विश्लेषक इसे एक संभावित तेजी की प्रवृत्ति के उलट संकेतक के रूप में भी देखते हैं, जो मुख्य रूप से गिरावट के अंत में दिखाई देता है। इसे तेजी मंदी की गति में बदलाव का संकेत देने के लिए एक प्रमुख इंट्राडे संकेतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है फतह 2 के बारे में। तो देख लेते हैं फतह 2 मिसाइल के बारे में। अभी ईरान ने एक नए बेहतर हाइपरसोनिक जो हथियार फतह 2 का अनावरण किया है, तो तभी ईरान की है ये। इस फतह 2 का, जिसका फारसी में अर्थ होता है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसका विकास ईरान द्वारा किया गया था। यह ईरान की पहली घरेलू निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह इसका नया संस्करण है। इसकी विशेषता तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV युद्ध भार से लैस है, जो हाइपरसोनिक की चाल से पैंतरेबाजी की गति करता है। मतलब यहाँ से ऐसे चलता है तो पहले ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये जहाँ पे ठिकाने पे मार करेगा, इस तरह से मतलब ये कार्य करेगी। यह एक तरल ईंधन रॉकेट प्ररोधन का मतलब उपयोग करता है, मतलब इसमें लिक्विड फ्यूल डाला जाता है। और ये प्रसिद्धता इसकी निर्देशित 2 चरण वाली मिसाइल 15 मैक ध्वनि की गति से यानी 15 गुना यानी 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग के साथ ये 1500 किलोमीटर की दूरी के भीतर का लक्ष्य को मार सकती है। ये रक्षा प्रणाली से बचने के लिए त्वरित मोड़ ले सकती है और ये एक युद्धाभार से सुसज्जित है, जिसमें ठोस ईंधन पर चलने वाला एक गोलाकार इंजन और चलने योग्य नोडल भी है, जो इसे वायुमंडल के बाहर वायु रक्षा प्रणालियों से बचाने में भी मदद करेगा और उसको मार्ग जो बदलने में भी इसको अनुमति दे देगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक हथियार प्रणाली है जो कम से कम 5 मैक की गति से उड़ती है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, और ये पैंतरेबाजी युक्त होती है। ये मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए बेहद तेज और अधिक कठिन है। हमारा अगला आर्टिकल है तुंगभद्रा नदी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं। इसमें कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में गिरती हैं। जैसे नर्मदा, ये सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये गोदावरी नदी है, ये गिरती है। ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, ये अरब सागर में गिरते हैं दोनों। और ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहीं से अब आइए देखते हैं, इसी से ये इसकी तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अभी हाल ही में हुगली गांव में तुंगभद्रा नदी में एक 17 वर्षीय किशोर बह गया, इसीलिए चर्चा में है। तो ये दक्षिण भारत की प्रायद्वीप की एक प्रमुख नदी है। ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है। ये इसका निर्माण 2 नदियों के तुंगा और भद्रा के मिलन से हुआ, इसलिए इसका नाम तुंगभद्रा है। तुंगा और भद्रा दोनों नदियां पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से निकलती हैं। ये दोनों नदियां कर्नाटक के शिमोगा जिले के कूडली में विलीन हो जाती हैं, जिसे तुंगभद्रा नदी की उत्पत्ति यहीं से होती है। ये आंध्र प्रदेश के संगमलेश्वर में कृष्णा नदी से मिलने से पूर्व ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती है। अंततः ये कृष्णा नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे ये यहाँ से निकलती है तुंगभद्रा, और ये यहाँ कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी से मिलके ये फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा नदी की लोकेशन ये है।
इस नदी की कुल लंबाई 531 किलोमीटर और इनकी जलग्रहण क्षमता 28,000 वर्ग किलोमीटर है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से ही होकर दो राज्यों से होकर बहती है। ये मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करती है। ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उससे भी प्रभावित नदी है। मतलब जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है तो इसका अपना जो जल स्तर में मतलब वृद्धि देखी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तो इसमें बरदा और हगरी, जो इसको बेदाथी भी बोलते हैं, ये नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी पर कई बांध और जलाशय बने हैं, जिसमें तुंगा एनीकट बांध, भद्रा बांध, हेमावती बांध और तुंगभद्रा बांध शामिल हैं। इसके कुछ बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो इस नदी को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं और इस नदी का उल्लेख रामायण में भी है, जहां इसे पंपा कहा गया है। ऐतिहासिक समय में तुंगभद्रा नदी को बरदा नदी के नाम से जाना जाता था। नदी ये विजयनगर साम्राज्य के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करती थी और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। मतलब हम्पी शहर आज भी है, तो हम्पी शहर ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में। तो देख लेते हैं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी हाल ही में विश्व स्तर पर चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो इसी चर्चा में है, तो देख लेते हैं। ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो पूरी तरह से विश्व चीनी बाजार में स्थितियों में सुधार के लिए समर्पित है। इसका मतलब इसके 87 कुल सदस्य हैं और वैश्विक उत्पादन का ये 87 जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये 87% खपत का, 64% चीनी निर्यात का, 92% चीनी आयात का और 34% का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये उत्पादन 27% करते हैं टोटल का, और खपत भी ये मतलब जो भी 87 कंट्री हैं ये खपत 64% कर लेते हैं। बाकी निर्यात का ये 92% और ये आयात 34% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये लंदन में स्थित है। ISO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता किए गए अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते 1992 के तहत प्रशासित करने के लिए मौजूद है। इसके उद्देश्य हैं तो इसमें चीनी विश्व चीनी मामलों को और संबंधित उसके मुद्दों को संबंध में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना और चीनी पर विश्व चीनी व्यवस्था में सुधार के तरीकों का अंतर सरकारी जो परामर्श होता है उसके लिए एक मंच प्रदान करता है। ये विश्व चीनी बाजार और अन्य जो मिठासों वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करके व्यापार के लिए सुविधाजनक बनाता है। और ये विशेष रूप से गैर पारंपरिक उपयोगों के लिए चीनी की जो बढ़ती मांग को प्रोत्साहित करता है। और ये इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ISO कई विशिष्ट गतिविधियां करता है, जिसमें कार्यशालाएं, सेमिनार और लंबे समय के लिए स्थापित और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक कार्य भी इसमें शामिल करता है। हमारा अगला आर्टिकल है सेजिटेरियस SGRC के बारे में। तो आइए देख लेते हैं SGRA के बारे में। तो ये अभी हाल ही में जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उसने मिल्की वे में आकाशगंगा से एक घने केंद्र की एक आश्चर्यजनक जो छवि है खींची है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, इसलिए चर्चा में है। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस C के बारे में। तो ये एक तारा बनाने वाला क्षेत्र है जो आकाशगंगा के केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल और सेजिटेरियस A से लगभग 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये एक अभ्रक्त काले बादल के भीतर प्रोटोस्टार के एक हलचल भरे समूह को प्रकट कर रहा है और ये उभरते तारे का द्रव्यमान संचय की प्रक्रिया में भी करता है। और इनके जो बहिर्वाह इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें तीव्रता से चमक रहे हैं और एक ब्रह्मांडीय अलाव के अंगारों के समान ये दिखाई दे रहे हैं। प्रोटोस्टार जिस बादल से निकल रहे हैं भाई इतना घना है कि उसके पीछे के तारों से प्रकाश वेव तक नहीं पहुंच सकता है। इसके चारों ओर छोटे छोटे अवरक्त काले बादल बिखरे हुए हैं और जो तारों की पृष्ठभूमि में आकाशीय शून्यता के समान है, जो भविष्य में जो तारे हैं उनके जन्म स्थान का संकेत दे रहे हैं। वेब के नियर इंफ्रारेड कैमरा के काले बादल की परिधि पर अनियमित हाइड्रोजन से व्यापक उत्सर्जन का पता लगाया है, जो एक आकर्षक सियान रंग में उजागर होता है।
जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये इसे नासा और यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मतलब यूरोपीय एजेंसी, नासा और कनाडाई जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इनके तीनों के सहयोग से ये इसका निर्माण किया है, इसको भेजा गया है जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप को। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और ये वर्तमान में अंतरिक्ष के एक बिंदु पर है जिससे सूर्य और पृथ्वी L2 बिंदु यानी लैग्रेंज बिंदु 2 के रूप में इसको जाना जाता है। ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पृथ्वी सूर्य की प्रणाली में कक्षीय तरल में 5 बिंदुओं में से एक है और ये अब तक का निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है। इसका उद्देश्य है कि बिग बैंग से लेकर आकाश गंगाओं और तारों, ग्रहों का निर्माण से लेकर हमारे जो सौर मंडल के विकास का जो हुआ है उसका ब्रह्मांडीय इतिहास के हर चरण की जांच करना, इसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। हमारा अगला आर्टिकल है फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी क्वांटम ऑप्टिक के साथ फाइबर ऑप्टिक संचार का एक नया शिखर पर खड़ा है। तो इसको देख लेते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में। ये एक ऑप्टिकल फाइबर कांच के पतले बेलनाकार धागों से बना हुआ है। ये सामान्य रेशे का व्यास मानव बाल के व्यास के करीब होता है, मतलब ये मानव जो हम मनुष्य का बाल होता है उसके बराबर होता है। ये फाइबर जानकारी जैसे कि पाठ, चित्र, आवाज़, वीडियो, टेलीफोन कॉल और कुछ भी जिसे डिजिटल जानकारी के रूप में इनकोड किया जा सकता है उसको लगभग प्रकाश की गति से दूरी तक ले जा सकते हैं। वे मजबूत और हल्के और लचीले व भूमिगत दफनाने वाले जो पानी के नीचे खींचने या स्पूल के चारों ओर मोड़ने के लिए भी आदर्श हैं। ये ऑप्टिकल काम कैसे करेंगे? तो ये केवल मूलतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में इनकोड किए गए संकेतकों को ऑप्टिकल फाइबर के एक छोर से एक छोर में डाला जा सकता है। जब वे सिग्नलों के जानकारी से लेकर कई किलोमीटर तक चलते हैं तो वे कांच की दीवारों के बीच कई बार प्रतिबिंबित और उछलेंगे। फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के 3 भाग होते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर जानकारी के लिए ऑप्टिकल सिग्नल जो 0 और 1 की तेजी से चमकते प्रकाश दलों के रूप में इनकोड करता है। एक ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है और वहां एक रिसीवर इनकोडर सिग्नल से जानकारी को पुनः उत्पन्न करता है। ऑप्टिकल तरंगें एक ही फाइबर में कई टेराबिट प्रति सेकंड तक उच्च डेटा ट्रांसमिशन दर की अनुमति देती हैं। रेडियो या कॉपर केबल BRD संचार के विपरीत फाइबर केबल बिजली के रखरखाव और मौसम जैसी बाहरी गड़बड़ियों के प्रति ही संवेदनशील होते हैं। ये फाइबर कैसे विकसित होते हैं? तो आजकल ग्लास फाइबर का निर्माण फाइबर ड्राइंग तकनीकी का उपयोग करके इनका निर्माण किया जाता है। सबसे पहले ये रासायनिक वाष्प अपघटन का उपयोग करके एक मोटी कांच की छड़ जिसे प्रीफॉर्म कहा जाता है उसकी उच्च शुद्धता और एक इंजीनियर अपवर्तक सूचकांक प्रोफाइल तैयार की जाती है। प्रीफॉर्म को पिघलने तक लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म किया जाता है और फिर इसे एक पतले लंबे फाइबर से ये खींचा जाता है। ड्राइंग प्रक्रिया फाइबर की लंबाई बनाए रखते हुए इसका व्यास कम कर देती है और ताकत और स्थायित्व बढ़ाने के लिए खींचे गए फाइबर को एक सुरक्षात्मक परत के साथ लेपित किया जाता है। तब इसे ये इनका उपयोग क्या है? तो ये फाइबर ऑप्टिकल तकनीकी का दूरसंचार, चिकित्सा विज्ञान, लेजर तकनीकी, सेंसरिंग में इसका व्यापक उपयोग किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर संचार के इस विकास का भी एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारा अगला आर्टिकल है माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में, देख लेते हैं। अभी हाल ही में चीन के अधिकारियों ने श्वसन रोगों की घटनाओं में वृद्धि की सूचना दी है और इसके लिए उन्होंने माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे विभिन्न रोगजनकों के प्रसार के लिए इसको जिम्मेदार ठहराया है। तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है लेकिन ये वायरस की तरह काम करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से फैलता है।
ये फेफड़ों के दोनों किनारों में घुसपैठ मतलब में इन्फेक्शन फैला कर सकता है, जिसमें खांसी, सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाती है। ये श्वसन तंत्र यानी गले, फेफड़े और श्वसन नली की परत को नुकसान पहुंचाता है। इनके लक्षण क्या होते हैं? तो ये वायरस जितनी तेजी से संक्रामक नहीं, ये वायरस जितना तेजी से संक्रामक नहीं है, लेकिन ये हमारे गले और नाक की जो गुहाएं होती हैं उनको प्रभावित कर सकता है और बहुत तेजी से फेफड़ों तक पहुंच सकता है, जिसे निमोनिया कहा जाता है। इन लक्षणों में लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, त्वचा का लाल होना, चकत्थे पड़ना और जोड़ों में दर्द होना शामिल है। बच्चों को बंद नाक या बहती नाक या गले में खराश, आंखों में पानी आना, घरघराहट, उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। इसमें जोखिम में कौन है? तो इसमें बैक्टीरिया किसी भी आयु के वर्ग में निमोनिया का कारण बन सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर जो फेफड़े वाले लोग हैं उनको प्रभावित करेगा ये। इसको कमजोर समूह जिन्हें पहले ही श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, उनसे मतलब उनमें ये संक्रमण के गंभीर रूप विकसित होने का खतरा होता है। जिनको मतलब पहले से कोई जो कम वीकनेस है और कोई रोग पहले से ही उनको है, तो उनको ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है इन्फेक्ट। इनके उपचार में तो कई एंटीबायोटिक हैं जो इस संक्रमण के लिए प्रभावी ढंग से ठीक कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ग्रीन लीफ बेलेटाइल्स के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में पहली बार वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक खतरे होते हैं उसमें पौधे द्वारा छोड़े गए ग्रीन लीफ बेलेटाइल को देखने में सक्षम हुए हैं। तो ये पादप वाष्पशील पदार्थों में से एक महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें अल्कोहल, एल्कीहाइड और एस्टर सहित 6 कार्बन यौगिक होते हैं और ये लगभग हर पौधे से निकलते हैं। जीएसएलवी की रिहाई यांत्रिक क्षति पर फंगल या जीवाणु संक्रमण से जड़ी बूटियों के कारण होते हैं। इन्हें अंतः क्रियाओं में व्यापक रूप से फंसाया गया है और ऐसा बताया गया है कि वे शाकाहारी जीवों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं को दूर भगाने या आकर्षित करते हैं। इनमें पौधों में प्रमुख रक्षा तंत्र होते हैं, जिसमें आणविक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। जब कोई संयंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और जीएसएलवी उत्पाद के रूप में जारी होते हैं। ये रक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाकर पौधे को खुद को कीट हमलावरों के लिए कम मतलब स्वादिष्ट या यहाँ तक कि अपचनीय बना देता है। पौधा खाएगा तो उसको बीमार हो जाएगा, इसलिए वो खाएगा ही नहीं, या वो उसको कड़वाहट आएगी। मतलब आणविक कैस्केड की मध्यस्थता कैल्शियम द्वारा की जाती है, जो पूरे जीव विज्ञान में पाए जाने वाले रासायनिक और विद्युत संकेतों का एक सामान्य मध्यस्थ होता है। वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? तो ये ऐसे तत्व हैं या यौगिक हैं जो अपेक्षाकृत कम तापमान पर ठोस या तरल अवस्था में वाष्प में बदल जाते हैं। सबसे आम वाष्पशील पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी हैं, जो प्रकृति के प्रचुर मात्रा में है और ये जीवित जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा अगला आर्टिकल है कलक्कड़ मुडनथुराई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अभी शोधकर्ताओं ने तिरुनवेली के कलक्कड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व में एक जीनस इम्पेटियंस बल्सामिनेसी में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। इस पौधे की प्रजाति का तो तभी ये चर्चा में है। तो इस नई प्रजाति के बारे में देखते हैं। ये दक्षिण भारतीय एंजियोस्पर्मों के वर्गीकरण में उनके योगदान के लिए एस करुणापुसामी के नाम पर इस प्रजाति का नाम इम्पेटियंस करुपुसामी रखा गया है। सॉरी अगर ये कोई हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे हैं। यह पौधा केवल दक्षिण पश्चिमी घाट के अगस्ता मलाई जो क्षेत्र है वहीं पर पाया जाता है। स्कैपीगेरस समूह ये का तना रहित समूह का पौधा है और यह पौधा केवल मानसून के मौसम के कुछ हफ्तों के लिए ही ये दिखाई देता है। इम्पेटियंस फूलों के पौधों की 1000 से अधिक प्रजातियों की एक प्रजाति है जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, चीन के व्यापक क्षेत्र पर वितरित है। हमारा ये देख लेते हैं जो इसे हमने देखा कलक्कड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व में ये प्रजाति पाई गई, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये हमारे भारत का मैप है। ये हमारे भारत का मैप है, उसमें ये कन्याकुमारी दिख रहा है, तमिलनाडु कन्याकुमारी, और यहीं पे ये स्पॉटेड है।
कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, और ये इसका जूम करके दिखाया गया है। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के दक्षिण पश्चिम घाट पर स्थित है। यह अभ्यारण्य 3 प्रमुख अभ्यारण्यों का मिश्रण है, जिसमें कलक्कड़ वन्य अभ्यारण्य, मुंडनथुराई अभ्यारण्य और कन्याकुमारी अभ्यारण्य का हिस्सा है। ये जूम करके दिखाया गया है, 3 अभ्यारण्यों का हिस्सा है। ये केरल तमिलनाडु के बीच स्थित जो अगस्त्यमलाई हिल्स है, उस रेंज के अभ्यारण्य का मुख्य क्षेत्र है, और ये दुनिया का 18 जैव विविधता जो हॉट स्पॉट है उसमें से ये एक है। इसे नदी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें टाइगर रिजर्व का लगभग 14 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर धीरे धीरे सूखे कांटेदार जंगल से शुष्क पर्णपाती और नम पर्णपाती रिजर्व के ऊंचे इलाकों पर जो पश्चिमी तट के गीले सदाबहार जंगलों का एक टुकड़े में बदल जाते हैं। यहाँ पर जीवों में शेर की पूंछ वाला मकाक, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी पिपिट और भूरे सिर वाला बुलबुल, नीले पंखों वाला तोता आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।